नमस्कार, पार्टीलेस इंडिया में आप सभी का स्वागत। हम फिर उसी मुद्दे के ऊपर है। हमारे साथ अशोक भाई पटेल राजकोट से है और मुद्दा हमारा है इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म। तो डायरेक्टली हम बात को शुरू करते हैं। अशोक भाई स्वागत है जी। पिछली बार आपने इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स में के बारे में जो बात कर रहे थे, उस वक्त आपने कहा कि रिफॉर्म जो प्रपोज़ल है उसमें सबसे दो इम्पॉर्टेंट बातें उसके मूल में है, और वो है लोगों की सहभागिता और दूसरा है विकेंद्रीकरण। तो उसी से आप आगे बात को बढ़ाइए। जी, बात को शुरू करने के पहले ये मैं बता दूं कि वॉट एवर द प्रपोजल्स वी आर गिविंग, ये हमारे जो सुझाव हैं ये कोई एलियन नहीं, सुझाव नहीं है। ये कोई कल्पना लोक में से अचानक से हम दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल और बिल्कुल हमारी संविधान की मूल भावना जो है उसी के अनुसार है। और हम ये कह सकते हैं कि एज एनविजन्ड बाय अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी दृष्टि है वही हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, पिछले एपिसोड्स में हम लोगों ने बूथ लेवल ऑफिस की बात करी थी, जिसको हमने बूथ ऑफिस कहा कि प्रत्येक बूथ में, आपके बूथ में एक बूथ ऑफिस का सेटअप हो इलेक्शन कमीशन के द्वारा। वहाँ पर परमानेंटली 4 लोगों की नियुक्ति हो और वे 4 लोग उसी बूथ विस्तार में रहने वाले वहीं के रिहायशी हो। और उनके क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ अगर हम उनका काम देखेंगे तो एक बूथ यानी 300 घर यानी 1200 मतदाता, तो ये 1200 मतदाताओं की सूची को मेंटेन करना और चुनाव को करवाना, ये इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। यानी जैसे 4 लोग हमें चाहिए वैसे आसानी से प्रत्येक बूथ विस्तार में मिल सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। तो एक तो हमने बताया ऑफिसर होगा, उसको हम BLO कहेंगे, बूथ लेवल ऑफिसर। 2 उसके असिस्टेंट। तो आजकल तो ये एंड्रॉयड फ़ोन को ऑपरेट करना लगभग सभी जानते हैं, तो इसके द्वारा लैपटॉप को भी ऑपरेट आसानी से किया जा सकता है, जो इस टेक्नोलॉजी को जानता है। और कंप्यूटर को भी जानने वाले लोग आज आसानी से उपलब्ध है हर जगह। तो और एक होगा पियून, जो इन तीनों लोगों की देखभाल रखेगा वहाँ ऑफिस में। तो कुल मिला करके ये 4 लोग तो होंगे इलेक्शन कमीशन का स्टाफ, एंटायरली उसका, यानी गवर्नमेंट से लिया हुआ, उधार लिया हुआ, और जिसको चुनाव के बाद फिर लौटा देना है, ऐसा ये स्टाफ नहीं होगा। आपने भी सवाल किया था और मैंने बताया ये परमानेंट स्टाफ होगा, परमानेंट ऑफिस होगी, जैसे सभी सरकारी कार्यालय होते हैं। तो सरकारी स्टाफ अगर नहीं होगा ये, तो उसका आज तो पगार तो सरकार करती है, तो इनका पगार कौन करेगा? इनका देखिए, और ऑफिस को मेंटेन करने का खर्चा ये कौन करेगा? देखिए, सबके ऊपर तो है प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 324 के तहत प्रेसिडेंट को ही इलेक्शन कमीशन को शक्ति देनी है। यह आर्टिकल 324 का 5 नंबर है, उसके अंदर ये बताया गया है। देखिए, वर्तमान में जो उधार मशीनरी ली जाती है सरकार की, वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही देता है। तो यहाँ पर हमारा ये कहना है कि अगर वर्तमान का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अगर इस बारे में मतलब कंफर्म्ड हैं कि भाई हमें तो संविधान के मुताबिक जो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं, यानी प्रत्येक जो हाउसेस हैं, प्रत्येक हाउसेस, चाहे वो केंद्र का हो, राज्य का हो या लोकल हो, प्रत्येक उन हाउसेस में चुने हुए प्रतिनिधियों को पहुंचाना, ये जिम्मेदारी
इलेक्शन कमीशन की है, तो इलेक्शन कमीशन को शक्ति सप्लाई करना, ये जिम्मेदारी संविधान के मुताबिक ये ताकत ऑलरेडी प्रेसिडेंट के पास है, तो प्रेसिडेंट ही उसको वो ताकत देगा। और जहाँ कहीं से भी ये पैसे उनको प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन ये एंटायरली फ्रॉम द ट्रेजरी और फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ये पेमेंट होगा। ये जो सैलरी का पेमेंट होगा ये इलेक्शन कमीशन का अपना फंड होगा, और इस फंड को प्रेसिडेंट ही सुनिश्चित करेंगे कि वर्तमान में सरकार के कौन से ऐसे अलग अलग फंड्स हैं, कंसोलिडेटेड फंड्स हैं। इसके द्वारा आप आगे जा कर के देखेंगे कि सरकार के और बहुत सारे खर्चे बिल्कुल नील होने वाले हैं, कंप्लीटली नील होने वाले हैं। इसलिए इनके लिए पैसा प्राप्त करना इलेक्शन कमीशन के लिए ये कोई बहुत कठिन बात नहीं होगी। क्या आप ये सुझाव भी दे रहे हो एक तरीके से कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ज़रिए पैसा जो आता है, तो क्या वो इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में आना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड की तो कहीं कोई बात ही नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड तो जब भी वो प्रावधान किया गया था तो वो तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए प्रावधान किया गया था, और हमारी सारी की सारी बात बेस्ड है कि पॉलिटिकल पार्टियां कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन इन द गिवन सिचुएशन वी कैन नॉट किक देम आउट। इन द गिवन सिचुएशन वी कैन नॉट किक all the political parties out of the election field, and that's why जो भूल हमसे हुई है, हम सोते रह गए और इलेक्शन कमीशन ने इनके लिए, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ऑलरेडी रेड कारपेट बिछा दी है। तो अब ये इलेक्शन कमीशन का ही दायित्व होगा कि वही अब इनको हटाए, पॉलिटिकल पार्टियों को। वो आगे जा करके रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में कुछ कानूनों को इंट्रोड्यूस करने के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन ये कानून भी फिर आखिर जा करके पार्लियामेंट में पारित होते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये स्ट्रेटेजिकली जाना ये बहुत ही महत्व का है। ऑल ऑफ ए सडन वी कैन नॉट किक ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, सो लेट देम प्ले। ये हमारा कहना है कि लेट देम प्ले। मतलब आज की तारीख में जो लीगल है, जो संविधान में है, उस हिसाब से चलने दीजिए, लेकिन संविधान और कानून में जब बदल हो जाएगा, जो कि इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बदल हम करेंगे, और फिर उस वक्त इन पार्टियों का कोई अस्तित्व या उनका कोई संबंध इलेक्शन से नहीं हो रहेगा। बिल्कुल। देखिए, जैसे हम भारत के लोग सोते रह गए और ये पार्टियों ने पूरा कैप्चर कर लिया, ऐसे ही जब हम जग जाएंगे, जब हम अपना सारा काम करने लगेंगे, तो ये पार्टियां सोती रह जाएंगी और हम उनको अपनी हथेलियों पे उठा करके इलेक्शन फील्ड के बाहर रख देंगे। ये पार्टियां जिंदा तो जरूर रहेंगी। देखिए, ये हमारे ही परिवार के लोग हैं, इसलिए हम अंग्रेज की तरह उनको दरिया पार छोड़ के तो नहीं आ सकते हैं, इन पॉलिटिकल पार्टियों को। इसलिए हम बड़े प्यार से उनको अपनी हथेलियों पे रख करके इलेक्शन फील्ड के बाहर रख देंगे। जी, तो आप अपने रिफॉर्म्स के बारे में अभी जानिए। जी, तो यहाँ फिर एक बार हम आते हैं बूथ ऑफिस पर। जी, तो बूथ ऑफिस पर मैंने 4 लोगों के बारे में आपको बताया, एक BLO, 2 असिस्टेंट और 1 प्यून, 4। अब उन 4 की मदद करने के लिए, उनके सहयोग में रहने के लिए, उनको सहकार देने के लिए, टू कोऑपरेट देम, एक जो कोऑपरेटिव बेसिस पर जैसे चलाया जाता है, आपने देखा होगा कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी चला करती हैं, जी, हैं? जी। तो उसी तरह से प्रत्येक बूथ में
जो कुल मिलाकर के 1200 मतदाता हैं, 1200, उन 1200 मतदाताओं में से अब ये 4 लोग जो हैं उनमें से चयन करेंगे 30 लोगों को। पहले तो ये अपने ऑफिस को प्राप्त करेंगे। जब ये ऑफिस को प्राप्त करेंगे तो ये चारों लोग उस विस्तार के 300 घरों को आमंत्रित करेंगे कि ये ऑफिस यहाँ पर शुरू किया जा रहा है। इस तरह से लोग उनके संपर्क में आ जाएंगे और लोगों को ये बता भी दिया जाएगा कि नाउ वी आर गोइंग टू रजिस्टर वॉलंटियर्स फ्रॉम द बूथ, यानी बूथ में से, मतदाताओं में से हम वॉलंटियर्स को रजिस्टर करेंगे और इसके लिए हम चाहेंगे कि आप लोग आगे आइए, हमें ज़रा अपने बूथ के बारे में बताइए कि आपके बूथ में कौन कौन रहता है। और इसके लिए हम छोटे छोटे कार्यक्रमों के द्वारा आपका परिचय भी करेंगे। एक बूथ में जहां 300 घर हैं वहां पर हम 15-15, 20-20 घर के लोगों को इकट्ठा करेंगे और हम लोगों का जायजा लेंगे, लोगों को हम अपनी नज़र से देखेंगे। और जो 4 लोग हैं वे 4 लोग भी वैसे तो उसी बूथ के रहने वाले हैं, वो कोई बाहर से नहीं आए। जी। तो उनके लिए ये बहुत आसान होगा। कहने का मतलब है कि 30 वॉलंटियर्स को खोज लिया जाएगा, आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि जो वास्तव में इस कार्य के लिए ईमानदारी से इलेक्शन कमीशन की मदद कर सकें। एक तरह से संविधान में जो कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, उस भावना को मूर्तिमंत करने के लिए, अपनी ही मदद करने के लिए और पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल यानी जन भागीदारी, इसको हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। और इस तरह से 4 + 30 यानी कुल मिलाकर के 34 लोग हो जाएंगे और काम होगा 300 घर, 1200 मतदाता, उनकी सूची को हैंडल करना। तो इस वक्त हम ये कहेंगे कि ये आसानी से इलेक्शन कमीशन अगर चाहें तो बहुत ही शॉर्ट स्पैन में, यानी अगर पूरे भारत में इलेक्शन कमीशन अगर घोषणा कर दे, डिक्लेरेशन कर दें कि प्रत्येक बूथ में 4 लोगों की भर्ती हो रही है, तो भारत के 11 लाख बूथों में 44 लाख लोगों की भर्ती ये 1 महीने में करी जा सकती है। आपने तो 34 लोगों का कहा, तो सिर्फ 44 लाख कैसे हो गए? भर्ती करनी है 4 लोगों की जो इलेक्शन कमीशन के पेरोल पर होंगे। जी। ये तो 4 लोग ही होंगे। अच्छा। तो जो पहले जिनको तो बाकी 30 लोग को हम पगार नहीं देंगे? नहीं, बाकी 30 लोग तो वॉलंटियर्स रहेंगे। अच्छा। और उसी बूथ से रहेंगे और वे 4 लोग जो वहां पर नियुक्त किए जाएंगे, अपॉइंट किए जाएंगे, वे 4 लोग उनको खोज करके एक रजिस्टर में आइडेंटिफाई भी करेंगे। स्वेच्छा से काम करेंगे, उनको कोई आमदनी देनी नहीं है। बिल्कुल स्वेच्छा से, तभी तो ये जन भागीदारी कही जाएगी। जी। और वो जो काम करने वाले हैं वे भी तो अपने बूथ लेवल पर करने वाले हैं और सुबह और शाम अपनी फुर्सत के समय पर वो असिस्ट करेंगे ना। ये कोई राउंड द क्लॉक कोई 24 घंटे का तो काम नहीं है। तो क्या काम होगा वो जो ये 34 लोग मिलकर करेंगे? तो हर एक का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ आइडेंटिफाई आपने की है? देखिए, पहला काम तो ये होगा कि पूरे बूथ को एक परिवार बनाया जाए। तो वो कैसे करेंगे? ये 34 लोग हैं, बूथ के लोगों को एक साथ छोटी मोटी मीटिंग्स वगैरह ले करके देश में और दुनिया में चल रही जो सारी व्यवस्थाओं की बातें हैं वो बताएंगे। और हमारा जो चुनाव है, चुनाव के बारे में भी बताएंगे कि 3 लेवल पर हमारे चुनाव होते हैं। ये लोगों को अभी उतना मालूम नहीं। सारा कुछ बताएंगे कि भाई केंद्र में क्या होता है, पार्लियामेंट में 3 हाउसेज हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, प्रेसिडेंट इज चीफ ऑफ द स्टाफ यानी चीफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये भी बताएंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी हम हैं, हम यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमने लिखा है
तो जब तक ये सारी बातें बताई नहीं जाएगी ग्रास रूट लेवल पर, तो ये काम तो एक्चुअली चुनाव के बारे में ज्ञान देना, ये काम ही तो इलेक्शन कमीशन का काम ही तो है। एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ने ही, आप ही बताइए इसके बारे में, क्या उनके इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी नहीं है कि लोगों को सक्षम बनाए? जी, एजुकेशन करना ये तो इलेक्शन कमीशन का ही काम है। जी जी जी, संज्ञान बनाना। जी जी, तो एक तो ये काम हो जाएगा। जी बिल्कुल। अब दूसरा काम है कि जब राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इलेक्टोरल रोल के बारे में इतनी सारी बातें बता दी हैं और ये भी बताए हैं, लोग भी चिल्ला रहे हैं कि कल्प्रिट्स को पकड़ो और उसको दंडित करो, उसको प्रोसिक्यूट करो, उसको सजा करो। कल्प्रिट्स बोलते हैं कि भाई प्रत्येक बीएलओ को देखो, प्रत्येक बीएलओ ने बेईमानी की है, प्रत्येक ईआरओ ने बेईमानी की है। तो भाई अगर प्रत्येक बीएलओ ने बेईमानी की है तो क्या हम प्रत्येक को दंडित करेंगे? और क्या दंडित करना सॉल्यूशन होगा? सबको जेल भेज देना सॉल्यूशन होगा? 11 लाख लोगों को जेल भरना होगा। हाँ, तो अब यहाँ पर हमारा तो स्पष्ट सीधे सीधे ये कहना है कि ये जो इलेक्टोरल रोल है वो किसका है? बताइए, किसका रोल है ये तो मतदाताओं का है और किसी भी बूथ के निवासी मतदाताओं का है। जी जी, हाँ, उस तो ऐसे ये जो रोल हैं, ये इलेक्टोरल रोल, ये तो प्रत्येक बूथ का अलग अलग है ना? जी बिल्कुल, प्रत्येक बूथ का अलग अलग है। हाँ बिल्कुल। तो हमारी पहली बात तो ये है सीधी सीधी कि भाई आपके बूथ विस्तार में जो बूथ ऑफिस बना, वहां पर सबसे पहले उस बूथ ऑफिस में इलेक्शन कमीशन शुड हैंड ओवर द इलेक्टोरल रोल टू द वोटर्स। ओके, वर्तमान जो भी एरोनियस यानी बहुत सारी भूलों वाला, जैसा भी एकदम डिफिकल्ट कह लीजिए, ऐसा जो इलेक्टोरल रोल इस वक्त बना हुआ है और जिसमें एसआईआर वगैरह की बात करी जा रही है, जिसमें बात करी जा रही है, हमेशा अब तक की प्रैक्टिस है कि हर 3 महीने में इसको हम रिवाइज करेंगे। कभी कहते हैं सिंपल रिवीजन, कभी कहते हैं जनरल रिवीजन, कभी कहते हैं स्पेसिफिक रिवीजन, कभी कहते हैं स्पेशल इंक्लूसिव रिवीजन, कभी कहते हैं बांग्लादेशी आ गए, कभी कहते हैं रोहिंग्या आ गए। तो देखिए, ये जो भी होंगे, बांग्लादेशी होंगे, रोहिंग्या होंगे, वो होंगे तो उन्हीं 1200 लोगों में ना, कहाँ होंगे? वही होंगे। तो उनको कौन खोजेगा? वही लोग खोजेंगे। हाँ, जो वहाँ रहते हैं। हाँ, वो अगर पूरा परिवार बन गया जी उन 34 लोगों के द्वारा, तो क्या सारे मिल बांट करके ये तय नहीं कर लेंगे कि कौन वहां पर एलियन घुसा हुआ है या नहीं घुसा हुआ? वर्तमान में जितने लोग वहां रह रहे हैं उन सभी का नाम वोटर लिस्ट में शामिल है या नहीं है? या किसी एक व्यक्ति का नाम, फोटो एक हो और उसके अलग अलग, कोई ऐसा तो नहीं है जैसे वो जर्मन महिला आ गई थी मॉडल, इन्होंने बताया ब्राजील की है, ब्राजील की, जी ब्राजील की, जर्मनी की नहीं, ब्राजील की। तो ऐसा उन्होंने बताया कि वो 10 बूथों में थी, तो 10 बूथों में वो 22 जगह पर थी, मतलब कि हो सकता है एक बूथ में 2-3 जगह पर हो, तो एक ही चेहरा हो, नाम अलग हो, कभी प्रीति, कभी प्रियंका, कभी क्या, कभी बोलते हैं दुर्गा, कभी सरस्वती। तो उनको खोजना होगा ना। एक महिला के बारे में उन्होंने बताया कि वो 2 बूथों में 122 बार ना 222 बार 2 बूथों में। तो आप एक तरीके से दोनों बातें आपने आप बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि एक तो पहली बात जो है वो लोगों की भागीदारी आप बोल रहे हो, मतलब इसमें वॉलंटियरिंग करेंगे और जो बूथ लेवल ऑफिस है उसमें भी जो लोग रहेंगे उसी बूथ के मतदाता ही होंगे। तो एक तरीके से लोगों की भागीदारी है। और दूसरी बात, बूथ में रहने वाले लोग ही इन पूरा कार्य को करेंगे, मतलब पूरा का पूरा सेंट्रल से नहीं, डिसेंट्रलाइज करके आप इस कार्य को करने का आप प्रपोज कर रहे हो। तो एक तरीके से 100 करोड़ मतदाता एक तरीके से
एक वॉचडॉग जैसे भी काम करेंगे। सारे वॉचडॉग। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास इलेक्शन कमीशन के पास 100 करोड़ सीसीटीवी हो गए। हाँ, हो गए ना, है ना? 100 करोड़ तो सीसीटीवी, इतना सिंपल, इतना 100 करोड़ वॉचडॉग हो गए। सॉल्यूशन होने के बावजूद इसको इलेक्शन कमीशन इतना एक्सपीरियंस्ड है, तो इस तरीके से कोई सिस्टम लागू क्यों नहीं किया आज तक उन्होंने? देखिए, इसको समझने के लिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 1952 में जब ये चुनाव हमारे आरंभ हुए, तो उस वक़्त जो टेक्नोलॉजी प्राप्य थी या हमारे पास जो एक्सपीरियंस था ऐसे चुनावों को करवाने के लिए, उन सब बातों पर आप अगर नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि इट वॉज द इवोल्यूशन थ्रू विच वी हैव पास्ड। अशोक भाई, इसी मुद्दे को हम आगे के एपिसोड में इसी मुद्दे को जारी रखेंगे। आज के एपिसोड में यही रुकते हैं। ज़रूर देखिए अगला एपिसोड। धन्यवाद।